Hello, now it's economic planning in India part 2. Part 2 के अंदर we will be discussing about strategies of planning. Strategies of planning की बात करते हैं तो सबसे पहले we have already referred in part 1 कि economic planning के basic objectives क्या थे. Economic planning के basic objectives थे to reduce poverty, to reduce unemployment, to develop economy, to go for economic growth and to become and to make India self-reliant. ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जहां पे पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट बढ़ाना था और इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना था. बट इन सब चीजों के पीछे, इन सब चीजों को हासिल कैसे किया जाए, हाउ टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव, बहुत सोच के एक ही ख्याल दिमाग में आया, दैट वाज टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन. To promote industrialization, to set up heavy and big industries in India. अगर industries set up होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन क्रिएट करेंगी, इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वक्त के साथ इंडिया कैन अचीव अ पोजीशन ऑफ सेल्फ रिलायंस जहां पे हमें दूसरी कंट्रीज पे निर्भर या डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. सो बेसिक थिंग वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ इक्विपमेंट, एज अ टूल टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस. फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरा बहुत बड़ा काम करेगा, इट विल ऑल्सो रिड्यूस the pressure of agriculture. अभी पूरा economic growth, as we know that India is a agrarian country जहां पे हमारा main dependence एग्रीकल्चर के ऊपर है. जब इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो थोड़ा बर्डन एग्रीकल्चर का कम हो जाएगा. इसको बोलते हैं, इट विल ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एंड फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल ऑल्सो डेवलप द एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफी बेसिक हेवी इंडस्ट्री सेटअप की. हमारे सामने बेल्को आया, दैट इज भारत एल्यूमिनियम कंपनी. हमारे सामने बहेल आई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. ऐसी बहुत सारी हेवी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हुई. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. तो जैसा हमने पढ़ा था, आजादी के तुरंत बाद हमें हेवी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी थी. हेवी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आगे नहीं आ रहा था, ना उसके पास पैसा था, ना वो कॉन्फिडेंस था, ना वो आगे आ रहा था. तो ये जिम्मा सरकार ने अपने ऊपर लिया. सो गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इटसेल्फ टू सेट अप द हेवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो जितनी भी कंपनीज थी सारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर थी. इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी को हम पब्लिक कंपनीज बोलते हैं. तो लगभग बीएसएनएल सेटअप किया, रेलवे सेटअप हुआ, बसेस गवर्नमेंट की, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, सब कुछ गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट ने ही अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सेटअप किया गया. बैंक्स गवर्नमेंट के, सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया, स्टार्ट किया. एंड डेफिनेटली इट वाज अ गुड स्टार्ट. It was the only way to start. That was also good. But चलते चलते वक्त के साथ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट तो दिया, बट हो क्या गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया. ये गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज, व्हाट यू कॉल द पब्लिक सेक्टर, वक्त के साथ कंपीट नहीं कर पाया. लगभग 90% ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वर गोइंग इन लॉसेस, शोड हेवी लॉसेस. रेलवे बहुत बड़ा लॉस शो कर रहा था, बीएसएनएल बहुत बड़े लॉसेस शो कर रहा था, कर रहा है. ऐसे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू नहीं दे पाया, रेवेन्यू ना दे पाए बल्कि लॉसेस होने लगे. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट नाउ सेड कि अब हम और लॉस बियर नहीं कर सकते, या तो इन पब्लिक सेक्टर्स को अब क्लोज डाउन करो, इन पब्लिक सेक्टर को अब प्राइवेटाइज कर दो.
या फिर इन पब्लिक सेक्टर को हमेशा के लिए क्लोज डाउन कर दो, बिकॉज गवर्नमेंट अब खुद से पैसा और नहीं लगा सकती। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज लाई। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अंडर लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया टू रिड्यूस, अब गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी। लिबरलाइजेशन मींस रिडक्शन इन restrictions and control imposed by the government on public sector industries. Reduction in restrictions and control imposed by the government on the public sector industries. Public sector industries पे जो गवर्नमेंट का प्रेशर था, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, सरकार ने उसको रिड्यूस कर दिया और बोला अब आप या तो खुल के बिजनेस करो, गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो कि गवर्नमेंट ये करने नहीं दे रही है, हमने आपको लगभग फ्री कर दिया है, आइदर शो द प्रॉफिट वरना क्लोज डाउन। दिस वॉज लिबरलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत मेन स्टेप था अबॉलिश द लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ कुछ ही इमरजेंसी है, यू कैन से बहुत ही बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंस पॉलिसी अप्लाई हुआ, बाकी लगभग लाइसेंसिंग पॉलिसी अबॉलिश कर दी गई। ऑटोनॉमी दिया गया पब्लिक सेक्टर को। नाउ पब्लिक सेक्टर वाज फ्री टू डू द बिजनेस इन इट्स ओन वे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक रिजर्व लिस्ट थी पहले, ये इंडस्ट्री सिर्फ सरकार ही खोलेगी। उस लिस्ट को काट के सिर्फ 3 रख दी, जिसमें रेलवे आई, पावर जनरेशन आया, डिफेंस आया। इसके अलावा ना ऑल इंडस्ट्रीज वर ओपन टू द प्राइवेट ओनर्स ऑल्सो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इस इंडस्ट्रीज में आना चाहती है, दे वर मोस्ट welcome. This was a policy of liberalization. Second policy was of privatization. तो privatization का मतलब है change in ownership, change of ownership कह लीजिए, from public sector to the private sector, change of ownership from public sector to the private sector. ये privatization की जरूरत क्यों पड़ी? What was the need for privatization? So first need was all the public sector industries were basically incurring huge losses. इससे बाहर आने के लिए तो first was to come out, to bring out these industries, these public sector units from the heavy burden of loans and interest. To bring out the public sector units from heavy burden of loans and interest. Second was to liquidate the companies. Liquidate the companies का मतलब उन्हें बेच दिया जाएगा और गवर्नमेंट के पास अब कैश आएगा, लिक्विड कैश आएगा. And third was now to invest this cash, invest this money in most profitable ventures एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब सरकार इस पैसे को खर्च कहां करेगी? उन जगहों पे करेगी, वो कंपनीज खोलेगी जहां पे प्रॉफिट होने की उम्मीद ज्यादा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी. दिस वाज द बेसिक नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन. थर्ड वाज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग your economy with the world economy, integrating your economy with the world economy. इसके अंदर क्या किया गया? The aim was worldwide free flow of goods, services and labor. Worldwide there would be free flow of goods, of services and of labor. Now there would be very less restrictions on the import, on the export of goods, services and the labor flow worldwide. Next, government also adopted the soft attitude towards the foreign companies. Government further invited the foreign companies to come and invest in India under the policy of FDI, that is foreign direct investment, जहां सरकार ने फॉरेन कंपनीज को 51% तक इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदने को भी बोल दिए, अगर प्राइवेट कंपनी कोई 51% शेयर फॉरेन कंपनी को बेचना चाहता है, ताकि आप जॉइंटली बिजनेस कीजिए. सो इंडियन कंपनीज वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू जॉइंटली रन द बिजनेस
with the foreign companies, in collaboration with the foreign companies under the policy of globalization, जिससे हमारे country के सामने एक competition भी आया. Indian companies came to know about the revolution, about the technology, about the methods that was basically used by the foreign companies. अब हम बात करेंगे क्या इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हमने जो ये 5 years प्लान बनाए इससे हमने कुछ अचीव किया. तो यस, द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई, जिसका सबसे ग्रोथ का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फेज was came to existence after 1991 policy of economic reforms. 1991 the year of economic reforms. 1991 the year of economic reforms के बाद government witnessed, country witnessed a significant economic progress. Significant economic progress. ईयर हमारा प्रोडक्शन बहुत डेवलप हुआ. ईयर 2002 से 2008, from year 2002 to 2008 is also termed as a millennium years. Further, per capita income also increased. Government adopted the policy of import substitution. Import substitution का मतलब है आप एक लिस्ट बनाइए, जो जो गुड्स कंट्री इंपोर्ट करती है अब उनको अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश कीजिए. दिस इज द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, होते होते नेशनल इनकम बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा. अब हम लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों बना पा रहे थे. Further, India also now became the exporter. India also became the exporter for many developing and underdeveloped countries. Finally, second achievement was creation of infrastructure. Creation of infrastructure. बाद में गवर्नमेंट को 1991 के बाद ये तो रियलाइज हो गया कि गवर्नमेंट का मकसद गवर्न करना है. गवर्नमेंट का मेन पर्पस गवर्न करना है इन अ कंट्री लाइक व्हिच इज अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. हमारा पर्पस गवर्न करना है, खुद कंपनीज खोल के नहीं बैठ जाना है. कंपनीज खोलने का मौका आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दीजिए, बट क्या करिए, गवर्न करिए. और उनके लिए एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट सेट करना जरूरी है, जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सेट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, set of basic facilities that are very important, which include transportation, which includes power generation, electricity, which includes banking, which includes warehousing, which includes communication, which includes good roads, good transportation facilities. ये सब बहुत डेवलप्ड होना चाहिए. जिस कंट्री के अंदर इंफ्रा बहुत अच्छा होगा वहां पे अपने आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी इनिशिएटिव लेगा, कंपनी सेटअप करेगा, फॉरेन कंपनीज वाले आएंगे. अगर फॉरेन वाले आते हैं, दे वुड आल्सो बी इम्प्रेस्ड by seeing our infra and they can also think of investing and starting up a company in India. Next was development of education. प्लानिंग के अंदर एजुकेशन पे भी काफी जोर दिया गया. एनरोलमेंट रेशियो भी इंक्रीज हुआ. टोटल इंडिया में 378 यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही थी एज पर 2014 सेंसस. There were 18,064 colleges were there. 1.52 lakh senior secondary schools were running and 10.43 lakh primary and secondary schools were also in existence in year 2014. Further, there was a development of science and technology. साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया. इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायंट इन मेनी ऑफ द इश्यूज. इंडिया सेल्फ रिलायंस हो चुका था. इंडिया अपना स्पेस रिसर्च सेंटर खोल चुका था, जहां पे हम फॉरेन कंपनी से टेक्निकल कंसल्टेशन लिया करते थे, वो रिड्यूस हो गया. बल्कि अब इंडिया ने टेक्निकल कंसल्टेशन देना शुरू किया टू मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन, एंड वी बिकेम साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली मच सेल्फ रिलायंट. Next was expansion in the foreign trade. Significant expansion in foreign trade देखा गया. Now India was able to manufacture, even industrial, even producer goods, even engineering goods, and could able to sell them to the
to the underdeveloped and developing countries. ये सब possible हो पाया by the policy known as import substitution. Policy of import substitution जैसा explain किया गया था. Import substitution का basic मतलब था कि अब जो country अब तक import करती है वो इंडिया में बनाया जाए. इसको फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी बोलते हैं और टू वे पॉलिसी भी बोलते हैं. फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब ये दो काम करेगी. एक तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमें बाहर अपना पैसा कम देना पड़ेगा, प्लस जो चीजें अब तक हम बाहर से खरीदते थे वो हमारी कंट्री में बननी शुरू हो जाएंगी, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, रोजगार बढ़ेंगे. सो दिस वाज एक्सपेंशन इन द फॉरेन ट्रेड. आगे बात करेंगे. द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज were there any drawbacks and the failure of planning? So yes, significant failure of planning has also been noted. Significant planning failures have been judged. First failure is failure to remove poverty. हम गरीबी कम नहीं कर पाए. दो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था गरीबी कम करना. आज भी हिंदुस्तान में there are 250 million poor people. आज भी highest number of poor in the world are in India. Inequality कम नहीं हो पाई बल्कि poverty, inequality वक्त के साथ बढ़. Next आता है problems of unemployment. Here it was also the second big failure. Unemployment भी कम नहीं हो पाया because industrial growth तो हुआ, industrial development तो हुआ, but that was at much slower phase as compared to the population growth. Population growth के comparison में industrial growth बहुत ही कम था. Our unemployment rate is 6.6% की रेट से बढ़ा. उसके ऊपर से the big problems came up about the educated unemployed, जो educate होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी जिनके पास रोजगार नहीं थे. उसके बाद failure to curtail corruption and black money. Failure to curtail करप्शन एंड ब्लैक मनी. ना सरकार ब्लैक मनी और करप्शन भी कम नहीं कर पाई. ब्लैक मनी अगर कम हो जाती तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मनी आती, ऑफिशियल मनी बैंक में जाती, सेविंग कहलाती, सेविंग इन्वेस्टमेंट बनता, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन बनता, कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया को डेवलप करती. एज नोटिफाइड टू यू अर्लियर, सेविंग व्हेन मोबिलाइज्ड बिकम्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट व्हेन मोबिलाइज्ड बिकम्स कैपिटल फॉर्मेशन. और किसी कंट्री का अगर डेवलपमेंट होता है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन से होता है. ये नहीं हो पाया बल्कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे टूल्स अपनाए, पॉलिसीज अपनाई. डिमोनेटाइजेशन वाज वन ऑफ देम, जिसके मेन मकसद था करप्शन को कम करना, ब्लैक मनी को कम करना. बट ऑल पॉलिसीज, डिमोनेटाइजेशन एक टोटल फेलियर साबित हुआ, जहां गवर्नमेंट के खजाने में 99% पैसा दोबारा आ चुका था. सो ये सब में हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हुई. दैट वाज एंड टू द चैप्टर. थैंक यू.